सॉल्व करते हैं बच्चे। तो आपकी क्लास में है काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इनको भी फायदा होगा अगर क्वेश्चन आप पूछते हो, बाकी लोग पूछते हैं तो, और ये बता भी देते हैं। तो अल्टीमेटली देखो, जो जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा फायदा उसी को होने वाला वैसे तो। देखो कैसे करेंगे। सॉरी, एक्सरसाइज 2 है ये, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा देखो, सिलेंडर रेस्ट ऑन इन अ सपोर्टिंग कैरेज एज शॉन, the side AB of carriage makes an angle 30 degree with the horizontal, and side BC is a vertical. The carriage lies on a fixed horizontal surface and is being pulled towards left with an horizontal acceleration A. The magnitude of normal reactions exerted by sides AB and BC of carriage on the cylinder B and AB and BC. Neglect friction anywhere, then as the magnitude of acceleration A of the carriage is increased, pick up the correct statement. तो यहाँ ऐसा हो रहा, दरअसल ये सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है और ये वर्टिकल है, तो ये ऐसा दिया हुआ है। ये जो एंगल यहाँ दिया है ये 30 डिग्री है, इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, तो ये ए, ये बी, ये सी। हमें ए बी ये सरफेस से, यानी इसको नॉर्मल लग रहा होगा और यहाँ से भी इसको नॉर्मल लग रहा है, तो हमें वही बताना है कि नॉर्मल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये बताना है बस कि किस तरह से ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए को ये इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के रेस्पेक्ट में चला जाता हूँ। तो अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू कैरिज अगर जाता हूँ तो आप देखोगे इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा, इसको शूडो फोर्स पीछे लगेगा। इसका मास एम है तो एम ए लगेगा, और इसको नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, है ना, एन बी सी। और यहाँ से नॉर्मल कैसे लगेगा इसको, ये इधर लगेगा, एन ए बी, है ना, क्योंकि यहाँ नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एम जी लग रहा है। इसको रिजोल्व कर लेंगे सबको। तो आप देख रहे हो कि रिजोल्व किसको करना है, सिर्फ एन ए बी को करना है। तो ये एंगल वैसे भी 30 डिग्री निकल के आता है, तो हो जाएगा एन ए बी कॉस 30, यानी ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। और ये क्या हो जाएगा, एन ए बी साइन 30। तुम्हारे पास आ गया एन बी सी इक्वल टू होगा यहाँ एम ए, क्योंकि ये उसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है ना, तो एम ए प्लस एन ए बी साइन 30। और आप देखो वर्टिकल में एन ए बी कॉस 30 इक्वल टू क्या आ रहा है, एम जी, यानी एन ए बी तो हमारे पास फिक्स आ गया, ये √3/2 इक्वल टू एम जी। तुम्हारे पास एन ए बी तो कांस्टेंट, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एन ए बी तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ देखो जैसे जैसे ए चेंज करोगे, ए इंक्रीज करोगे, तो एन बी सी क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज करेगा। तो अगर आपने ए को इंक्रीज किया तो एन बी सी क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज करेगा। तो आंसर हो गया एन ए बी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एन बी सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे ए को इंक्रीज करोगे। तो ये आंसर है, इसका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, लिख लो इसको।
फिर क्वेश्चन नंबर 3। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा देखो, हमारे पास में ऐसे दो ब्लॉक दिए हुए हैं इसने। सर थोड़ा लिखना बचा था। हाँ हाँ लिख लो ठीक है। हो गया सर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से अपने को ब्लॉक दिए हुए, दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक ये है, इसका मास m है, और एक दूसरा ब्लॉक ये है, इसका मास भी m है। दोनों कांटेक्ट में ही है ना। तो ये एंगल यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री है। इधर से फोर्स F लगा रहा है, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, इसका मास m है, इसका मास m है, और इसको फोर्स 2F लगा रहा है। ये कह रहा है two blocks A and B each of mass m are placed on a smooth horizontal surface. Two horizontal forces F and 2F are applied on the two blocks A and B respectively shown in the figure. Block A does not slide on block B. Then normal reaction acting between, इसका मतलब स्लाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पर दोनों एक साथ A एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2F F से ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं दोनों ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। दोनों स्लाइड नहीं करने का मतलब हुआ, क्योंकि स्लाइड करेगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इधर वाला जो ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक जो है, ये क्या करेगा, या तो ऊपर जाना चाहेगा इसे, है ना। इसने कहा लेकिन ऐसे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में नॉर्मल तो होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो पूरा एक सिस्टम मान लिया मैंने। तो पूरा एक सिस्टम मान लिया तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 2F माइनस F इक्वल टू टोटल मास 2M इंटू A। यानी हमारे पास A की वैल्यू आ गई है F बाई 2M, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं A का FBD बना लेता हूँ। तो FBD ऑफ A, तो A का FBD अगर हम बनाएंगे तो इस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, इसको नॉर्मल ऐसे लगेगा ना, तो इस नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट क्या जाता है, n sin 30 जाता है। और इधर क्या लग रहा है, F लग रहा है, तो इधर ये कितने से जा रहा है, एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो n sin 30 माइनस F इक्वल टू क्या लिखोगे, ma। तो a हो गया n बाई 2 माइनस F इक्वल टू ma की वैल्यू क्या है यहाँ, F बाई 2। तो n बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर आएगा तो 3 F बाई 2। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, 3F हो गया। तो नॉर्मल कितना हो गया यहाँ, 3F आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। इसमें तो दिक्कत नहीं ना आपको, मैंने n sin 30 इधर ले गया, तो ये तो क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे लिख दिया मैंने। इसमें अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगा मैं कैसे है।
लिख लिया? हाँ सर। आपने लिख लिया, बाकी लोगों ने? लिख लिया सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स A and B at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the top points at the 2 points of support is theta. What is the tension of the chain at the end point पूछ रहा है। तो यहाँ चलो इस क्वेश्चन में एंड पॉइंट को तो हम लोग फाइंड करेंगे ही, और जो लोवेस्ट पॉइंट है ना चेन, वहाँ कितना टेंशन है वो भी फाइंड करेंगे। तो देखो चेन ऐसा दिया हुआ है अपने को, ये तो यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ देखो ये जो एंगल यहाँ कह रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, यानी ये मैंने इसका एबीडी बना रहा हूँ, तो ये जो एंगल है ना यहाँ, ये एंगल थीटा है, और यहाँ भी ये जो एंगल है ये थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ चेन अगर इधर है तो इसको टी ऐसे लग रहा होगा, सिमेट्री है तो इसको भी टी ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई मोमेंट तो है नहीं। तो टी को रिजोल्व करो, देखो ये एंगल क्या मिलेगा, थीटा, ये एंगल भी क्या मिलेगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या मिलेगा, टी साइन थीटा, यानी टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा होना ही चाहिए। इसलिए मैंने दोनों का, मुझे तो मालूम था कि थीटा इक्वल है, इसलिए दोनों का टी सेम होगा। आप चाहो तो अलग अलग मान लो तो भी इक्वल आ जाएगा वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में 0 होना चाहिए। इसका मतलब टी कॉस थीटा इक्वल टू टी कॉस थीटा होना चाहिए। वर्टिकल में आप देखो टी साइन थीटा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि ये पूरी चेन है, इसका मास अगर m है तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस पूरी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन से अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है, 2t साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, क्योंकि वर्टिकल में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई हमारे पास में mg/2 साइन थीटा, और mg मतलब ये w है, तो w/2, और ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ये आंसर आना चाहिए। एक तो ये तो हो गया कि एंड पॉइंट पर ये है, ये पहला पार्ट है मान लो इसका। एक और इसमें हम बात करेंगे इस पॉइंट पर क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। दूसरा है फाइंड द टेंशन फोर्स एट लोवेस्ट पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ हाफ पार्ट का बनाएंगे इसकी का, तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा, तो देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। इसका मतलब है कि यहाँ जो टेंशन की बात करेंगे वो ये होगा टी डैश, मैंने हाफ पार्ट बनाया, और इधर की तरफ क्या लग रहा है इसको, टी कॉस थीटा। वर्टिकल क्या लग रहा है, टी साइन थीटा। अब हाफ लिया तो हाफ इमास हुआ, तो क्या लिखोगे आप, mg/2 लिखोगे या w/2। अब आप देखो, हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल में चेन का कोई मूवमेंट ही नहीं है, इसका मतलब टी डैश किसके इक्वल आना चाहिए, टी डैश टी कॉस थीटा के। तो टी डैश किसके इक्वल आना चाहिए, टी डैश होना चाहिए टी कॉस थीटा के। तो टी डैश इक्वल टू आ जाएगा टी कॉस थीटा, और टी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली ली, तो हमारे पास टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, w/2 कोसेक थीटा इनटू कॉस थीटा। कोसेक क्या, 1/sin थीटा, तो क्या हो गया अल्टीमेटली, यानी टी डैश इक्वल टू आ गया w/2 कॉट थीटा। यही आंसर है, ठीक है ना, तो ये भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6। हो गया सर, लिखो। हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अपने को दिया हुआ है कि
3 blocks A, B, and C are suspended as shown in the figure. Mass of each block A and C is m. The system is in equilibrium and mass of B is capital M. यानी ये ऐसा दिया हुआ है. ये ब्लॉक यहाँ है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और ये यहाँ है. इसका मास एम है तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है एम जी. और इस ये भी ब्लॉक क्या है तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है एम जी. इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब यहाँ जो टेंशन टी है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, टी होगा. तो यहाँ भी सिमेट्री है क्योंकि एम जी इधर भी है तो यहाँ भी टी हो जाएगा क्योंकि ये भी रुका हुआ है. तो टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ इस केस में एम जी, इधर भी टी इक्वल टू क्या है एम जी. तो यहाँ भी क्या होगा टी, यहाँ भी क्या होगा टी. तो सिमेट्री है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो ये टी, इन दोनों का कंपोनेंट क्या मिलेगा ऊपर 2t cos थीटा और डाउनवर्ड क्या मिलेगा आपको m इंटू जी. टी की वैल्यू आपको पता ही है एम जी है तो यानी ये इक्विलिब्रियम पर है तो 2t cos थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ एम जी. और ये टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू जी. यानी हमारे पास आ गया cos थीटा इक्वल टू कैपिटल M बाई 2m. और आपको मालूम है ये लेस देन 1 होगा, इक्वल भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इक्वल? क्योंकि थीटा जीरो हो ही नहीं सकता. थीटा यहाँ क्या है जीरो नहीं होगा. आ रही बात समझ में? थीटा क्या है यहाँ है ना, तो थीटा तो यहाँ जीरो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना ये पास में थोड़ी हैं. जब ये दोनों पास में होते तो थीटा भी जीरो संभव था. ओके, तो यानी ये हमारे पास ये रहेगा लेस देन. हमें मालूम है लेस देन इक्वल टू होता है ना क्योंकि cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है. इसलिए इक्वल तो इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि दोनों एंड जो है पास में नहीं है. इसलिए आंसर क्या आना चाहिए m लेस देन 2m. ये आंसर आना चाहिए. मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. ठीक है ना, यस सर. लिख लो इसको. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7. हो गया सर. अब देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ इसने. ऐसा कुछ चेन दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा इंक्लाइन प्लेन दिए हुए हैं. यूनिफॉर्म rope of length L mass m is placed on smooth wedge as shown. Both ends of rope are at same horizontal level. The rope is initially क्या है रेस्ट पर. ये देखो यहाँ क्या है कि टोटल जो मास है ना इसका वो कैपिटल एम है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी m बाई एल हो जाएगी है ना. क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एल लेंथ का मास m है तो 1 यूनिट का कितना होगा m बाई एल. और इसी को हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी. तो ये हाइट क्या होगी दोनों के केस में सेम होगा. ये एंगल कितना है बीटा और ये एंगल कितना है अल्फा. तो ये कितना हमारे पास में ये हो गया मान लेते हैं L1 और ये हो गया L2. इसका मास कितना हो जाएगा
M2 इक्वल टू होगा L2 इंटू लेमड़ा ना, जो कि डाउनवर्ड होगा, है ना। और इसका भी, इसका कितना हो जाएगा, M1 इक्वल टू L1 इंटू लेमड़ा ना, ठीक है। अब ये सिस्टम रेस्ट पर है, तो या रेस्ट पर है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो वो है नहीं। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ये है ना क्वेश्चन में, कि इसका एक्सेलरेशन बताओ अगर ऐसा है तो, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा रोप का। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ अगर है, तो ये अगर इधर रोप जाना चाहता है तो ये रोप फिर इधर जाना चाहेगा ना, क्योंकि ऐसे स्लाइड करता हो जाएगा ना। तो अगर ये इधर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो उधर से वो घटेगी, तो इसका मतलब उधर की तरफ जाना चाहेगा। इसका एफबीडी बनाओ। तो मैं पहले इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ। इसको पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा, और इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, M2G साइन बीटा लग रहा होगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या लिखोगे, ए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, M2G साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू ए। अब इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ, इसको टी इधर लग रहा होगा और इसको इधर क्या लग रहा होगा, M1G साइन अल्फा होगा। जी को मैंने रिजोल्व, मतलब MG को रिजोल्व किया हुआ है, तो M1G को इधर रिजोल्व किया, इधर M2G को इधर रिजोल्व किया, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। तो क्या लिखोगे आप, T माइनस M1G साइन अल्फा इक्वल टू M1 इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, तो टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया, तो M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए ना। अब यहाँ देखो आप, L1 क्या है, यहाँ L1 की बात कर रहे हैं, तो L1 को क्या लिखोगे, देखो हाइट h है ना, यानी h बाई L2, या L1 की बात करें, पहले L2 की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा ना, यानी L2 इक्वल टू क्या हो गया, h साइन बीटा। तो फिर L1 भी क्या हो जाएगा, h साइन अल्फा हो जाएगा ना। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमड़ा L2, है ना, जी साइन बीटा माइनस लेमड़ा L1G साइन अल्फा। ये तो टोटल मास है M1 प्लस M2 इंटू ए। पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो L लेमड़ा G को बाहर लेते हैं। L2 की वैल्यू क्या रख रहे हो आप, तो L2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो L2s प्लस साइन, ये क्या हो गया H, है ना, माइनस H ना, क्योंकि L2 साइन बीटा क्या है, देखो यहाँ H है ना, और L1 साइन अल्फा क्या है, H है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन 0 आ गया ना। ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। लिखो इसको, ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 9, लिख लिया आप लोगों ने, नहीं सर, एक मिनट। लिख लीजिए, लिख लीजिए।
हो गया सर। हो गया ना, लिख लिया बाकी नहीं लोगों ने सर, भी? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हो गया सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है देखो यहाँ। हिंज्ड कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 रोम्बस, यानी देखो ऐसा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है दरअसल ये ये रोड इस तरह से है, और ये पूरा दरअसल एक रोड ऐसा ही है, ये है ना, इसमें ये ऐसा है और ये यहाँ से आया, उसके बाद में ये पूरा एक इस तरह से है, फिर ये पूरा है और ये पूरा इस तरह से है, और फिर ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ जाके। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, यानी इसका मतलब ये रोटेट इस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके अबाउट यहाँ रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री है कि ये एंगल भी थीटा है, तो फिर ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, और ये एंगल सिम थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, फिर ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, ऐसा ही है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये V से आगे जा रहा है, ये A3 पॉइंट है, ये A2 है और ये A1 पॉइंट है, तो साइड लेंथ ऐसा दिया, यानी ये 5L लेंथ है, ये भी 5L है, तो ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये 3L है, और ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ये 2L की है ना, ये भी 2L है और ये 3L है, पूरा जो लेंथ है इसकी ये 3L है, इसकी भी ये जो लेंथ है सर सॉरी ये 5L है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस देख लेते हैं। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x1 है, और ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि x2 है, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x3 है। तो यहाँ देखो पहले x1 देखेंगे, तो x1 क्या होगा देखो, क्योंकि जितनी जितनी डिस्टेंस है उतनी ये भी होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो x1 हो जाएगा हमारे पास में 5L cos थीटा इंटू 2 ना, यानी कितना हो गया 10L cos थीटा। मैं बात करूं x2 की, तो x2 क्या हो जाएगा दरअसल यहाँ, x2 हो जाएगा x1 प्लस ये कितना है, तो 3L cos थीटा इंटू 2, यानी टोटल हो जाएगा 16L cos थीटा। अगर मैं x3 की बात करूं तो x2 प्लस ये कितना होगा 2L cos थीटा इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20L cos थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले तो हम लोग, तो dx3/dt t के रेस्पेक्ट में, तो 20L माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या बोल रहा है कि v है ना, यही बोल रहा है। तो क्या पूछ रहा है अपने से, तो पूछ रहा है कि A2 की वेलोसिटी क्या होगी, तो A2 की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dx2/dt इक्वल टू 16L माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से देखो आप, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, v/20L ना, इसको यहाँ रख दो, ये हो गया 16L v/20L, है ना, तो ये हो गया हमारे पास में कितना हो जाएगा, यानी 0.8 इंटू वी, यानी ये वेलोसिटी v2 आ गई, यही आंसर है।
इसको लिख लो। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देखो। ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ दिया हुआ है, तो इसको ऐसे साइड से दिखा रहा है अपने को। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल थीटा बना रहा है। यानी अगर मैं इधर से देखूं मुझे इंक्लाइन प्लेन ऐसा नजर आएगा, यानी ये एंगल थीटा है। अब वो क्या रहा है इसी इंक्लाइन प्लेन पर, है ना, इसने एक ग्रूव बना रखा है ऐसा। ये ग्रूव यहाँ बना रखा है इसने। तो ये क्या है? ये तो इस लाइन के अलोंग ये लाइन है इसकी, ये जो मैंने बनाया है ना। लेकिन इस पर इसने एक ग्रूव बना रखा है जो कि कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप किसी बॉडी को रखते हो तो इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको? जी साइन थीटा मिलेगा ना। और इधर क्या मिलेगा आपको? मतलब एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? नॉर्मल। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस बॉडी को जब आप यहाँ रखा तो इधर क्या मिलेगा अपने को? एम जी साइन थीटा ना। और नॉर्मल को तो कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ? एम जी कॉस थीटा। यानी एम जी कॉस थीटा से नॉर्मल बैलेंस हो गया। तो आप देखो कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे ग्रूव ऐसा बना हुआ है। तो इस बॉडी को जब हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे तो इधर की तरफ क्या लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? एम जी साइन थीटा ना। क्या लग रहा है इधर? एम जी साइन थीटा।
लेकिन ये तो ग्रुप बना हुआ तो इधर ही मूव करेगा हमेशा। लेकिन ये एंगल कितना है, क्योंकि अगर एंगल अल्फा बता रहा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, एम जी साइन थीटा साइन अल्फा ना। यानी इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए, यानी उसके अलोंग एक्सेलरेशन इसका आ रहा है जी साइन थीटा साइन अल्फा, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना, कब, जब यहाँ पहुंचेगा। तो ये लेंथ कितना है, देखो ये लेंथ कितना होगा, क्योंकि ये लेंथ कितना दिया है इसने, ये जो लेंथ दिया है ये कितना बता रहा है, ये 4 मीटर बता रहा है, और ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर बता रहा है। तो ये लेंथ कितना हो फिर यहाँ से, 5 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। और इनिशियल वेलोसिटी इसके 0 है, एक्सेलरेशन ये है, तो स्पीड कहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर यू तो 0 ही है, प्लस 2a कितना है, जी साइन थीटा है ना, साइन अल्फा, और s कितना है यहाँ 5। तो क्या क्या दिया इसने, यानी 2 इंटू 10, थीटा की वैल्यू कितना है 30, तो ये हो गया साइन 30 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ, क्योंकि tan अल्फा कितना है 4/3, यानी अल्फा कितना है यहाँ 53 डिग्री। तो इसकी यानी साइन 53 कितना होता है 4/5 इंटू 5, तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 40, तो √40 मीटर पर सेकंड, यही आंसर है। आगे बात सुन में कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि बॉब इज हैंगिंग ओवर अ पुली इनसाइड कार टू स्ट्रिंग, द सेकंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इन द हैंड of a person standing in the car. The car is moving with constant acceleration A, directed horizontally as shown in the figure. Other end of the string is pulled with constant acceleration A. Related to the car, vertically the tension in the string is equal to, ये बताना है। तो वो कह रहा दरअसल यहाँ ये हमारे पास में ये कार है, और ये पुली है, ये बॉब इस तरह से है, और ये आदमी इसको यहाँ से खड़ा होके पुल कर रहा है। तो ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसा ही दिया हुआ है,
ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, ये ए से इधर जा रहा है, ठीक है। ये जो कार है ये हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन यही है कि होगा क्या, मैं कार के रेस्पेक्ट में जाता हूँ। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कार जाता हूँ तो कार को क्या करते हैं हम लोग, रोक देते। तो कार को रोक दिया तो इसका मतलब इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो इसको फिर क्या लगेगा, लेकिन सूडो फोर्स तो लगेगा। और डाउनवर्ड क्या लगेगा, इसको mg लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, दरअसल इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे ही जा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, ऐसे। तो आप देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उधर क्या मिलेगा आपको, ma का होल स्क्वायर mg का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ जो टेंशन टी होगा वो क्या हो जाएगा, t माइनस रूट ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन m इंटू ए लिख देंगे। तो t इक्वल टू कितना आ गया, ma प्लस रूट ma का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है, लिख लो इसको। हो लिख लिया। गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि इन द फिगर ए ब्लॉक ए ऑफ मास m is attached at one end of flat spring and the other end of the spring is connected to another block b of mass 2m through a light string a is held and b is in static equilibrium। a को एक तरह से held मतलब क्या क्या इसमें पहला केस है जिसमें a को इसने एक तरह से पकड़ा हुआ, मतलब एक तरह से फिक्स किया हुआ है ना। और यहाँ इस साइड क्या है, दरअसल ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक इधर है 2m। तो आप देखो इसको डाउनवर्ड क्या लगेगा, यहाँ 2mg ना। तो क्या बताना है अपने को, इन इज हेल्ड एंड बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नाउ ए इज रिलीज्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है। मतलब ये ए और ये बी है, तो मतलब कुल मिला के कि हमने अगर इसको 2mg ये सस्पेंडेड है, इसका मतलब इसमें जो टेंशन डेवलप होगा ना यहाँ, तो यहाँ कहने का मतलब क्या, पहले वो समझा देता हूँ आपको। दरअसल यहाँ टी होगा और यहाँ भी टी होगा, और यहाँ इसको नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, kx1 होगा, और यहाँ ये स्प्रिंग है इसको तो हमने यहाँ फिक्स किया हुआ इस ब्लॉक को। तो यहाँ भी टी होगा, है ना। इसको यहाँ ले लेते हैं ऐसा। तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, और इस ब्लॉक को देखो आप, तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ 2mg लग रहा है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में,
2mg, और यहाँ से देखो आप, क्योंकि इसको यहाँ kx1 लग रहा होगा, तो उसको हिसाब से देखते हुए आप देखोगे t इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx1 आ जाएगा, यानी 2mg इक्वल टू क्या होगा, kx1, यानी अपने को x1 मिल गए, एक kx1 मिल गया, ये समझो आपको स्प्रिंग फोर्स मिल गया। अब आपको क्या बताया था कि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली क्या इमीडिएटली जीरो नहीं होता है, तो इस ए को इसने रिलीज किया, तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग ए, दूसरा पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, तो जैसे इसको रिलीज करेगा इसमें एक्सटेंशन कितना बना हुआ है x1 का, तो यानी स्प्रिंग फोर्स यहाँ तो जीरो नहीं हुआ है, तो जैसे रिलीज करेंगे इस m1 को, इधर तो ये है ही हमारे पास में, इसको ऊपर क्या लग रहा होगा, ये x1 ना, और डाउनवर्ड m, ये mg है ना, सॉरी mg लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो गया, मान लेते हैं a, तो इसका देखो आप, तो क्या लिखोगे आप, k1x1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और k1x1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि इमीडिएटली तो जीरो हुआ नहीं, तो 2mg माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो a इक्वल टू क्या आ गया, g, तो ये तो आ गया a इक्वल टू g। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, वो सेम वहां भी ऐसा ही कह रहा है, तो कर लोगे अब उसको, इसको लिख लो, सेम वही पैटर्न में अप्लाई करना है, बी को रोक देना है, ए को सस्पेंड करके रखना है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन निकालना है, फिर बी को रिलीज कर देना है, तो वही उसी तरह से इसका निकालना है, हो जाएगा, करो इसको, लिख लो। सर 13 क्वेश्चन में भी डाउट है। हम बता देंगे, और भी डाउट हो तो पूछ लो ऊपर के। लिख लिया, हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 13 बेटा आपने किया है कि नहीं किया, अटेम्प्ट किया आपने 13 क्वेश्चन? यस सर, बस लास्ट में नहीं आ पा रहा मेरा आंसर। आप मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे आपने जो जहाँ अटेम्प्ट किया है? हाँ सर। मुझे सॉल्यूशन भेजो तो, व्हाट्सअप कर दो मुझे।
देखो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस में डिफरेंस क्या है, क्या बोला था, कुछ याद है किसी को? स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस में एक डिफरेंस बोला था मैंने, हाँ सर। कौन बताएगा क्या बोला था? सर स्प्रिंग बैलेंस को कंप्रेस नहीं कर सकते। स्प्रिंग बैलेंस को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सटेंशन भी ला सकते हो। स्प्रिंग बैलेंस में सिर्फ एक्सटेंशन की बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। चलो करते हैं। अब ये कह रहा है कि रीडिंग शॉन इन टू स्प्रिंग्स दिया हुआ है, यानी दोनों में ही एक्सटेंशन है, कंप्रेशन किसी में भी नहीं है। अब ठीक है ना, दोनों में क्या है, अगर रीडिंग दिखा रहा है इसका मतलब दोनों में एक्सटेंशन है, कंप्रेशन की बात ही नहीं कर सकते हो आप यहाँ, तो आ जाएगा। तो क्या हो रहा देखो यहाँ, तो ये स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास में। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से, और ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, ब्लॉक रेस्ट पर है। ये S1 है और ये S2 है। ये कह रहा है कि इसकी रीडिंग S1 की 90 kg है और S2 की जो रीडिंग है वो 30 kg है। रीडिंग shown into spring balances S1 S2 is 90 kg 30 kg when lift is accelerating upwards with acceleration 10 meter per second square. The mass is stationary with respect to lift, then the mass of the block चाहिए अपने को, mass of the block क्या, तो with respect to lift ही चला जाता हूँ मैं। तो with respect to lift, तो देखो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इसको शूडो फोर्स भी तो नीचे लगेगा, m इंटू ए, ये एफ पी एस हो गया। स्प्रिंग बैलेंस तो कितना लिखोगे, 90 इंटू जी ऊपर लगेगा, डाउनवर्ड 30 इंटू जी लगेगा, और साथ में इसका खुद का एम जी भी तो है, वो भी लगेगा। तो इस सबको बैलेंस कर दो, यानी 90 जी इक्वल टू होगा एम जी प्लस एम ए प्लस 30 इंटू जी। ए की वैल्यू कितना आया, 10 है, तो है ना, ए की वैल्यू 10, मतलब तो क्या हो गया 90 इंटू 10 एम इंटू 10 प्लस एम इंटू 10 प्लस 30 इंटू 10, तो ये उधर गया, कितना हो गया 600, तो कितना हो गया 20 एम, तो एम इक्वल टू कितना आ गया 30 kg, ये आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं होने का रीजन यही है, हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है चीजें, है ना, तो याद तो रखोगे ना बेटा ये सब आप। तो ये था, ये बेसिक पॉइंट था इन दोनों का, स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस में कभी भी कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में 14 हो गया, 15 लिख लीजिए। लिख लिया। यस सर। अब देखो 15 में क्या हो रहा है, a pendulum of mass m hangs from a support fixed to a trolley, the direction of the string when the trolley, इसमें भी वही उसी के रेस्पेक्ट में चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, ये हमारे पास में से ट्रॉली है,
अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, और ये इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है, ये एंगल अल्फा है। कितने से जा रहा है? ए नॉट से जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें ये मालूम है कि एम जी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो एम जी का ये जो कंपोनेंट मिलेगा ना, वो तो आपको इंक्लाइन प्लेन के एंगल के हिसाब से मिलता है एम जी साइन अल्फा, और ये मिलेगा एम जी कॉस अल्फा, है ना। अब मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू ये जाता हूँ, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जाता हूँ, इसको देखो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। इधर की तरफ इसको शूडो फोर्स भी तो लगेगा एम ए नॉट, ये एफ पी एस हो जाएगा, और इधर एम जी साइन अल्फा तो रहेगा ही, साथ में इसको इधर